Good morning, all of you. Today, I Chavi Gupta welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. Now, in the previous video, we have done the chapter work and energy and the concepts of work, power, energy together, and some numerical questions. It's time to do NCERT exercise of this chapter. The very first question of this exercise is: look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. अब आपको बताना है कि यहाँ पे वर्क हुआ है या नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज. ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्विमिंग. सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. सुमा स्विम कर रही है पॉन्ड के अंदर. सो क्या स्विमिंग में वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ? नाउ see the explanation, then I will explain you. In swimming, swimmer applies a force to push the water backwards. What is going on? Ki whenever you need to do swimming, you need to push the water backward, and that backward force helps to you move forward. That is an action and reaction force over here. So therefore, swimmer swims within the forward direction. यही reason होता है कि आप forward direction में आगे move करते हैं. So here the force causes a displacement. यहाँ पे change हुआ position में. So therefore work is done over here. So in swimming the work is done. Now the next part is a donkey is carrying a load on its back. एक donkey है अपने back पे weight carry कर रहा है. So क्या यहाँ पे work done होगा? No. Reason being the first of all displacement किसको हुई? Donkey को हुई. Donkey की displacement हुई, but the load is on the donkey. the weight जो था आपका, जो load था, वो आपको एक्चुअल में डोंकी की बैक पे ही है और बैक पे ही था. सेकेंड रीज़न क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई क्योंकि वेट मूव नहीं किया, सिर्फ डोंकी मूव किया. सेकेंडली डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप डोंकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और आपका वेट 90 डिग्री पे रखा हुआ है. तो उस केस में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का. तो देयरफॉर द वर्क डन इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी आपका वर्क डन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होता है. सो इन दिस केस द वर्क डन इज़ ज़ीरो. सो इन कैरिंग अ लोड द डोंकी शुड अप्लाई अ फोर्स विद इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी चाहिए, बट जो डिस्प्लेसमेंट है लोड की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स. देयरफॉर द वर्क डन इज़ ज़ीरो. Now I hope these two parts are clear to you. Now the next part. A windmill is lifting water from a well. आप windmill की हेल्प से वाटर ऊपर खींच रहे हैं वेल से. तो क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? ऑब्वियसली अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन हो रहा है, सेम एंगल में वर्क हो रहा है. देयरफॉर द वर्क डन इज हेयर. A windmill works against the gravity to elevate water. वाटर को ऊपर खींचने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है. अगेंस्ट क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लगाती है, बट आपका वाटर कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंड मिल ने ऊपर की तरफ खींचा है वाटर को. ओके, सो वर्क इज फिनिश्ड बाय द विंड मिल. तो वर्क फिनिश हुआ इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है. तो क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि लीव से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है. सो द वर्क डन इज ज़ीरो. नेक्स्ट, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. एक इंजन है ट्रेन को पुल कर रही है. क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? नाउ सी, जब आप इंजन की बात करते हो तो इंजन ने फोर्स अप्लाई किया ट्रेन को खींचने में, तो जिसकी वजह से ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है. सो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर. Therefore the work done is done. Okay, now the next part is food grains are getting dried in the sun. फूड ग्रेन्स को आप सुखा रहे सन के अंदर, सो ऑब्वियसली फूड ग्रेन तो मूव कर ही नहीं रहे, एंड जब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं तो वहाँ पे वर्क डन होगा नहीं. सो इन दिस केस द वर्क डन इज ज़ीरो. द फूड ग्रेन्स डू नॉट मूव विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी, हेंस द वर्क डन इज ज़ीरो ड्यूरिंग द मेथड ऑफ फूड ग्रेन्स ऑब्टेनिंग ड्राइड विद सन. ओके, नेक्स्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. आपका सेल बोट है वो विंड की एनर्जी से मूव कर रहा है. सो ऑब्वियसली वर्क डन हो रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में विंड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, एंड उसी डायरेक्शन में बोट आपकी मूव कर रही है. तो एंगल ज़ीरो का, तो दैट मीन्स वहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है. तो इन दिस केस द बोट विल मूव एंड सम डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ तो यहाँ पे वर्क डन होगा.
Wind energy applies a force on the sailing ship to push it within the forward direction. Therefore, there is displacement within the boat in the direction of force. Hence, work is finished by the wind on the boat. I hope these parts are clear to you. Now it's time to do the next question. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and fall back to the ground. आपने ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल पे घुमाया, गिरा, एंड देन वो एक सर्टेन कर्व पाथ में गया. लाइक जैसे आपने एक बॉल थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, जब आप एक बॉल थ्रो करते हैं तो एक कर्व पाथ में मूव करता है. ओके, सो ऐसे आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया. द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑन द of the path of the object lie on the same horizontal plane. मीन्स जहाँ आपने बेसिकली आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मीन्स सेम इन द सेंस कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है. सो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया आपको ये बताना है. जब दोनों ही वर्क डन, जब आपने बॉल को थ्रो किया था, जब बॉल सेम हॉरिजॉन्टल पाथ पे आई तो अल्टीमेटली वहाँ पे ग्रेविटी ने कोई भी वर्क नहीं किया. ग्रेविटी वर्क करती तो ऊपर से नीचे खींचती उस ऑब्जेक्ट को, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड स्लोली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. मतलब ऊपर से नीचे आने पे होता है, बट यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजिशंस सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे. सो दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो गया, मतलब ग्रेविटी का फोर्स ज़ीरो हो गया. एंड व्हेन mg इज़ ज़ीरो मीन्स फोर्स जो आपकी वो ज़ीरो हो गई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई आपकी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं कंसीडर होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैटरी लाइट अ बल्ब. बैटरी की वजह से आपका एक बल्ब ग्लो कर रहा है. डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. कौन कौन से एनर्जी प्रोसेसेस हो रहे हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यही आपका मेन प्रोसेस है यहाँ पे. So when a bulb is connected to a battery, then the energy of the battery is transferred into voltage. तो वहाँ पे एनर्जी बैटरी की वोल्टेज में कन्वर्ट होगी. सो वंस द बल्ब रिसीव्स दिस वोल्टेज, जब बल्ब इस वोल्टेज को रिसीव करेगा तभी आपका लाइट वेट बल्ब गर्म होगा, एंड देन वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर एंड आपका बल्ब ग्लो करेगा. नाउ सी नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन थिंग मूविंग. क्लास ये पार्ट बाय मिस्टेकनली आ गया आपका ई के वाला 40 जूल तक, प्लीज़ इरेज आउट कर देना. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड. सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को मास दे रखा 20 kg एंड उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन. कितना वर्क डन हुआ आपको ये निकालना है. इनिशियल इज 5 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द बॉडी इज 20, फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. अब काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे आएगी नहीं. सो आपने ई आई मीन्स आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली, हाफ एम यू स्क्वायर. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस एम यू स्क्वायर, यू इज़ 5 का स्क्वायर करेंगे पहले एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 20, so that will comes out to be 250 जूल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर में v इज योर 2, तो 2 का स्क्वायर किया दैट इज 4 इंटू 20 इज 80 बाई 2 इज 40 जूल्स. सो यहाँ पे वर्क कितनी काइनेटिक एनर्जी, 40 जूल्स. सो एक्चुअल में कितना वर्क डन हुआ, इन फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 40 माइनस 250 जूल्स, दैट मीन्स माइनस 210 जूल का वर्क डन हो गया. वर्क डन में चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटीज चेंज हुई आपकी. सो अभी नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं कि मोशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल. मास है 10 kg का, वो किसी पॉइंट ए पे है. इट इज मूव टू पॉइंट बी पॉइंट पे मूव करा है. इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, मीन्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने ए एंड बी कंसिडर किया है. हैट इज द वर्क, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. कितना वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से. ऑब्वियसली जीरो, भी सेम क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था. अब हॉरिजॉन्टल पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो हाइट ज़ीरो हो गई, एंड हाइट ज़ीरो तो वर्क डन भी ज़ीरो. ओके,
Now the question number 6 is the potential energy of a freely falling object decreases progressively. मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है जब एक ऑब्जेक्ट को आपने हाइट से नीचे गिरा है. डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ वायलेट हो रहा है और क्यों? अगर आप हाँ कहते हैं तो क्यों, नो कहते हैं तो क्यों? ऑब्वियसली हमने जब वीडियो देखी थी तो हमने कहा था कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है. बट जैसे वो नीचे आने वाला होता था उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है. तो दैट मीन्स एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है. एंड जब एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक नहीं हो रहा. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वॉयलेट नहीं हो रहा. So this is because once the body falls from a height, then its mechanical energy changes into kinetic energy increasingly. A decrease within the mechanical energy is capable a rise in the kinetic energy of the body. Throughout the method, the total energy of the body remains conserved. Therefore, the law of conservation of energy is not desecrated. मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, violate नहीं हो रहा. Now next, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? अब आप एक बाइसिकल रन करा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं. ओके, नाउ बाइसिकल जब आप राइड करते कौन कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? दैट इज फर्स्ट योर मसल्स आर वर्किंग. व्हेन द मसल्स आर वर्किंग इट जनरेट योर हीट and the mechanical energy, and from that mechanical energy you are riding a bicycle. So that means that mechanical energy is being converted into your kinetic energy. So that means the first muscular energy is converted into heat and mechanical energy, and that mechanical energy is being converted to your kinetic energy, which further produces your heat. So during riding a bicycle, the muscular energy of the rider is regenerated into heat and mechanical energy. Kinetic energy provides the rate to the bicycle, and warmth energy heats our body. So muscular energy plus mechanical energy gives plus heat. Now the next question is, does the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? जब आप एक रॉक को मूव कराने की कोशिश करते हैं और वो मूव नहीं होता, स्टिल वहाँ पे कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा. वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग. और अगर आप एनर्जी लगा रहे तो वो कहाँ पे जा रही है अगर ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा तो. सो बेसिकली जब हम एक स्टेशनरी ब्लॉक को मूव करा रहे तो वहाँ पे हमारी मस्कुलर एनर्जी लग रही है उस रॉक को मूव कराने के लिए. ओके, ऑल्सो देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू एनर्जी which causes our body to become hot. Okay, now the next question is, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. एक हाउसहोल्ड, एक घर है जो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक महीने में. तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जूल के अंदर? यू नो ये जो एनर्जी है कमर्शियल यूनिट है दैट इज़ 1 किलोवाट आवर. सो बेसिकली हम इस किलोवाट आवर को कन्वर्ट करेंगे जूल्स के अंदर, एंड वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स. सो 250 किलोवाट आवर की एनर्जी दे रहा है आपको. सो 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल. सो 250 एनर्जी जो है 250 किलोवाट आवर की जो एनर्जी है वो बेसिकली 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल्स के बराबर है. ओके, now the next question is, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. मास है 40 kg, उसको आपने एक हाइट 5 मीटर तक उठाया. then what is its potential energy? What is the potential energy? What you will do is you will just use the potential energy formula, that is mgh. Put the values in mgh and you will get the answer as m is 40, height is 5, and the g is your 9.8 meter, 9.8 meter per second square. So we will get the answer as 1960 joules. Now the second part, it is asking if the object is allowed to fall. अगर आपने उसको नीचे गिरा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जब वो अपने हाफ वे पे आएगा, मतलब आधे रास्ते पे आएगा. ऑब्वियसली जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम आई एक हाइट पे पहुँचने के बाद उसी का हाफ करोगे, so it will be your half of the kinetic energy. So at this time the
item has an equal quantity of the potential and kinetic energy. So basically 1960 का आपने हाफ किया, it will come out to be 980 जूल. So जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है एंड हाफ में पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 980 जूल. Okay, the next question is, what is the work done by the force of gravity on a satellite moving round the earth? कितना वर्क डन करेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स जब एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है? अकॉर्डिंग टू मी इज द ज़ीरो. रीज़न बीइंग, क्योंकि जब आपकी सैटेलाइट मूव करती है सर्कुलर पाथ पे तो वहाँ पे आपको सर्कुलर पाथ में मूव करने पर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री की होती है. एंड जब वो मूव करते तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगल चेंज हुआ, 90 डिग्री आया. सेकेंडली जब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों सेम रहते तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी. सो अकॉर्डिंगली वर्क डन इज ज़ीरो. सो वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन एवर द टू गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. वर्क कब माना जाता है? जब आपका फोर्स लगे, सेकेंड वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो. अब इस केस में फोर्स लगे बट वो परपेंडिकुलर थी तो इसलिए वर्क डन ज़ीरो. एंड जब आपको एक सैटेलाइट मूव कर रही है अराउंड द अर्थ तो वहाँ पे आपका स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट ज़ीरो हो गया, सेम हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई. सो देयरफॉर द वर्क डन इज ज़ीरो. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या डिस्प्लेसमेंट होगी अगर वहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा? थिंक एंड डिस्कस. बेसिकली ऑब्वियसली होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो क्या हो गया? फोर्स तो लगी रही है ना वहाँ पे. सो बेसिकली अगर हम बात करें द टोटल फोर्स परफॉर्मिंग ऑन इट ज़ीरो. आपने एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रेट पे मूव करा रहे हैं, कांस्टेंट रेट पे मूव कराने के बाद क्या होगा? आपकी डिस्प्लेसमेंट तो हुई बट वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया. जब चेंज नहीं आया तो वहाँ पे आपके वर्क डन या फोर्स कितनी होगी? ज़ीरो कोई. सो बट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशन ऑफ द आर्टिकल, हेंस देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट व्हाइल नेट फोर्स इज ज़ीरो. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay ओवर हिज हेड. एक पर्सन है अपने सर के ऊपर उसने जैसे कूली लगेज कैरी करता है ऐसे ही अपने हे का बंडल अपने सर पे रख रखा है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए रखा है और सुबह तो थक जाते. क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? नहीं होगा. रीज़न बीइंग कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का. एंड जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना तो वर्क डन क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. An electrical heater is rated 1500 watt. 1500 watt जनरेट कर रहा है. That is your power because the unit of power is watt. So कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा या जनरेट करेगा अगर आपने 10 आवर्स यूज़ किया? सो टाइम दे दिया आपको. अब आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम. सो आपने वर्क डन अपॉन में टाइम किया, आपको वर्क डन निकालना है. सो जब आपने वर्क डन निकाल तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बेसिकली power into time करेंगे so we will get the work done as 1.5 into 10, that is 15 kilowatt hour. Okay, now the next question is, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side. अब आपको काइनेटिक आपको चेंजेस इन एनर्जी बताना. अगर आपने पेंडुलम बॉब लिया है उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करा रहे हैं. You know that in the video you must have seen that जब हमने वहाँ पे एप्पल वाला लिया था एग्जाम्पल तो उस एप्पल में क्या था? जब आपने उसे ड्रैग किया था तो हमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी. धीरे 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 वो शिफ्ट करके काइनेटिक एनर्जी पे आया एंड देन वापस वो पोटेंशियल एनर्जी. सो सेम केस है आपका यहाँ पे बॉब के साथ कंसिडर किया गया है कि जब आप उसे मैक्सिमम बी तक लेके जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी. बट जब वो बी से वापस पी पे आएगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. सो पी से वापस ए पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. ए से वापस पी पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो इस केस में क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ वैलिड हो रहा है? येस हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? लॉ धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी के अकॉर्डिंग जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड हो रहा है. आई होप till question 15 the questions are clear to you. Now we will do the next question, question number 16. An object of mass m is moving with a constant velocity v. एक मास है m, constant velocity v से मूव कर रहा है. कितना वर्क डन होगा अगर आपने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लिया है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स रेस्ट पे लेके आया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0.
एंड इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी उसकी, सो दैट मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कराए थे वेलोसिटी थी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, so we will use the formula as half mv square. Here v is your initial velocity, okay, final velocity is your 0, so half mv square is your correct answer. Okay, now the next question is calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, डन टू स्टॉप अ कार, आप कार को स्टॉप कर रहे हैं, जब आप कार को स्टॉप करते हैं वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, so just use the formula that is half mv square. So when you solve this, m is 1500 kg, 60 किलोमीटर पर आवर, so इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, दैट कम्स आउट टू 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपने 50/3 का स्क्वायर किया, देन आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1500 से, एंड देन आपने डिवाइड बाई 2 किया, सो यू विल गेट द आंसर एज 20,833.3 जूल. That is your maximum work done. Okay, the next question is in each of the following a force F is acting on an object of mass m. आपको तीन केस से रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, सब में कुछ फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं. डायरेक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट की वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है. ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली एंड स्टेट विद द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव. अब आपको हर एक केस में बताना है कि यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है, मीन्स जो फोर्स वर्क डन कर रहे हैं वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है. केस फर्स्ट में आपका फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ओके, सो जब केस 1 में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे वर्क डन जीरो है. केस थर्ड में आप मूव तो आगे करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को ईस्ट की तरफ, बट आपकी फोर्स वेस्ट की तरफ लग रही है, तो वो अपोजिट हो गया, दैट मीन्स केस थर्ड में आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा. बट केस 2 में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, सो सेकेंड केस में आपका डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो. एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर जीरो हो सकती है इवन व्हेन सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं. डू यू एग्री विद हर, क्या आप उसकी बात से एग्री करते हैं, और क्यों, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो इवन मैनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट. ये बात सही है, हो सकता है. रीज़न बीइंग कि जब आप एक से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है. ओके, जब इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया तो वहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता है. सो सी दिस हैपन्स वंस ऑल द फोर्सेस गेट रिड ऑफ वन अनदर. वही कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को, जब एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो आनी ही आनी है. सेकेंडली, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा नहीं, एंड जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच. एक अप्लायंस 500 वाट की पावर ले रहा है, 4 अप्लायंसेस कनेक्ट करे हैं, तो आप पहले टोटल पावर निकालो कि एक 4 अप्लायंसेस कितनी पावर ले रहे हैं, दैट इज़ 20,000. ओके, 10 आवर चला रहे हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करो, पावर दे दिया, वर्क डन अपॉन में टाइम होगा, आपने 0.5 लिया, देन आपने उसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर है 0.5 इंटू 10. सो बेसिकली आपने एनर्जी लिया, एनर्जी निकाला, मल्टीप्लाई किया 10 से, एंड यू विल गेट द आंसर एज 20 यूनिट्स और 20 किलोवाट आवर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. या फिर आप सिंपल सी बात, आपने टोटल पावर निकाली कि 4 अप्लायंसेस कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 500 इंटू 4. टाइम कितना है, 10 आवर्स. ओके, सो आपके पास टोटल पावर आ गई, टाइम आ गया, पावर इंटू टाइम करो, यू विल गेट योर एनर्जी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? एक freely falling object है, stops on reaching, रुक जाता है ग्राउंड पे आने के बाद, तो उसकी kinetic energy को क्या इम्पैक्ट होगा. Now see, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर एक हाइट से गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती है एंड काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करती है. सो अल्टीमेटली जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा जस्ट एक सेकेंड पहले, so the kinetic energy will be maximum. So when the object falls freely towards the bottom, its mechanical energy decreases and kinetic energy will increase.
Because the object touches the bottom, all its mechanical energy gets reborn into kinetic energy. Because the object hits the laborious ground, all its kinetic energy gets reborn into heat and sound energy. It may also deform the bottom railing upon the character of the ground, and therefore the quantity of kinetic energy possessed by the thing will change or will slowly come to rest. So I hope these questions are clear to you in work and energy, and if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.